Today we will discuss about the next topic which is posology. आपका चैप्टर थर्ड है posology. लास्ट टाइम हमने कवर किया था इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज posology. First of all, in this posology chapter we will cover the different topics, that is introduction regarding posology, factors influencing the dose, and then calculation of the doses. These three factors we will cover in this chapter. First of all, we'll move to the topic posology. Posology किसे कहते हैं? Posology means, posology first of all दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, that is posos plus logy. ये पोसोलॉजी एक ग्रीक का वर्ड है, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है. पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, इट मीन्स हाउ मच, एंड लॉजी मीन्स स्टडी और साइंस. So we can define the posology that posology is a dose or quantity of drug which can be administered to the patient to get the desired pharmacological action. हम इसकी definition की बात करें, definition of posology is that it is a dose. Posology, it is a dose or quantity. It is a dose or quantity which can be administered, which can be administered to patient to get the desired pharmacological action. तो ये होगी डेफिनेशन. हमें इस टर्म से क्लियर हो गया हाउ मच मतलब कि कितनी क्वांटिटी है जो रिक्वायर्ड है, कितनी डोज है, कितनी डोज में वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी अगर मान लो कोई पेन किलर है कि कितनी उसकी डोज दी जाए एक पेशेंट को कि वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो पेन किलिंग जो उसका पेन किलर का एक्शन है, अगर फीवर में दे रहे हैं तो उसका एंटीपायरेटिक एक्शन है, कितनी डोज में वो प्रोड्यूस करेगा, कितनी क्वांटिटी में. ठीक है. अब ये जो डोज है ये तो हमारा पैथोलॉजी है, पोसोलॉजी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डोज के ऊपर. अब ये डोज है, वो डोज है जो क्वांटिटी है ड्रग की, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. डोज ऑफ ड्रग, डोज को आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, भी ड्रग कितनी क्वांटिटी में ड्रग देनी है, ठीक है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे एज के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी एज है पेशेंट की, पेशेंट कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, या फिर कोई इन्फेंट है या अडल्ट है, किस तरह का पेशेंट है, उसी के अकॉर्डिंग उसको जो डोज है किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन की उसको प्रिस्क्राइब की जाएगी. तो सबसे पहला फैक्टर जैसे एज आ गया. ठीक है. और क्या फैक्टर हो सकते हैं जैसे कंडीशन, जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसकी किस तरह की कंडीशन है, वो कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, कितनी वो जो डोज है उसको टॉलरेट कर सकता है, कितनी उसकी टॉलरेंस पावर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डोज दी जाए, हाई डोज दी जाए या लो डोज दी जाए. उसके बाद हम बात करें सीवियरिटी, ये तो हो गया कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की कैसी कंडीशन है. उसके बाद सीवियरनेस, कितनी सीवियरिटी है ड्रग की, डिजीज की, कितनी सीवियर डिजीज है, वो क्रॉनिक डिजीज है या फिर एक्यूट डिजीज है. डिपेंड करता है कि या तो कुछ इस तरह की डिजीज होती है कि हाँ भाई एक्यूट डिजीज है, थोड़े टाइम तक उसको ड्रग देंगे इतनी, जैसे पर्टिकुलर कोई एंटीबायोटिक है उसकी डोज तय होती है कि अगर मान लो 500 mg में भी अवेलेबल होती है जो एंटीबायोटिक है,
250 mg में भी अवेलेबल होती है। अगर 500 mg उसको दी जाती है जिसकी टॉलरेंस पावर अच्छी होती है तो उसको 3 टेबलेट्स ही दी जाती है, ठीक है। उसका एक कोर्स होता है जो मेडिसिन का। उसके बाद अगर मान लो जो एंटीबायोटिक है 250 mg की है तो उसको 5 टेबलेट। वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी किस तरह की डिजीज है, कितनी सीवियर है, एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। एक्यूट मतलब कि जो कि थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, क्रॉनिक जिसमें लंबे समय तक उसको वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वो आ जाता है क्रॉनिक के केस में, ठीक है। फिर और किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करता है, कौन सी फॉर्मुलेशन दे रहे हैं हम, उसकी जो फॉर्मुलेशन हम उसको दे रहे हैं, आइदर फॉर्मुलेशन लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, किस फॉर्म में फॉर्मुलेशन दे रहे हैं उसके ऊपर भी डोज डिपेंड करती है। कि अगर हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज़्यादा उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। पेरेंटल दे रहे हैं तो उसको कंपैरेटिवली कम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पेरेंटल है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, तो उस कम डोज में भी वो अपना थेरेपेटिक या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देगी, ठीक है। उसके बाद बात करें और क्या फैक्टर हो सकते हैं, ड्रग इंट्रैक्शन। अब कई बार ड्रग्स क्या होती हैं, 2 ड्रग्स दे रखी हैं आपस में इंट्रैक्शन कर जाती हैं तो वो पर्टिकुलर एक ड्रग का इफेक्ट शो नहीं होता जैसा एक ड्रग का इफेक्ट चाहिए, ठीक है। तो उस केस में डोज हाई हो जाती है, ठीक है। और मील्स के केस में कई बार मील्स, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं मील्स के बाद ली जाती है, कुछ ड्रग्स मील्स के बाद पहले ली जाती है। इसमें भी डोज का क्या रोल होता है, इसमें डोज का ये रोल होता है कि अगर मान लो कुछ जो ड्रग्स होती है जो मील्स के साथ कंपेटेबल होती है तो वो उसमें कम डोज में रिकमेंड की जाती है, लेकिन आफ्टर मील्स के बाद जो ड्रग दी जाती है उसमें एब्जॉर्प्शन कम होती है तो इसलिए उसकी जो डोज होती है वो बढ़ा दी जाती है क्योंकि एम्प्टी स्टमक ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। अब मील्स के साथ दिया गया तो मील्स की और भी ज़्यादा जो मील्स हैं उसका खाना है, फूड है, उसके साथ उसका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो चल रहा है। ड्रग दे दी फिर ड्रग अपना ब्रेक डाउन करेगी, ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी जिसके कारण उसका जो एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो एक्शन को फास्ट करने के लिए डोज इंक्रीज कर दी जाती है। तो ये भी एक तरह का फैक्टर है जिसको ड्रग इंट्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन भी, किस तरह से कौन सी ड्रग है कितनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है या अकुमुलेट हो रही है बॉडी में, कितना टाइम ले रही है, एक्सक्रीशन स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डोज कम देनी है या ज़्यादा देनी है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी, किस तरह का रूट है, ओरली दे रहे हैं या फिर पेरेंटल दे रहे हैं। अगर ओरली देते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बड़ा स्लोली होता है, आराम से वो एब्जॉर्ब होती है तो उस केस में डोज हाई देनी पड़ती है। लेकिन अगर पेरेंटली थ्रू इंट्रा आईवी इंजेक्शन के थ्रू दे रहे हैं मान लो तो उसमें वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो उस केस में क्या होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज भी सफिशिएंट होती है। ये हमने जनरल इसका पढ़ा है कि बहुत से इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करें आगे तो जो डोज होती है एक थेराप्यूटिक डोज होती है, इसमें एक टर्म है थेराप्यूटिक डोज। अब थेराप्यूटिक डोज की बात करें, ये क्या डोज होती है, ये क्वांटिटी ऑफ ड्रग होती है जो क्या होती है मिनिमम कंसंट्रेशन में मैक्सिमम अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है, उसको कहते हैं थेराप्यूटिक डोज, ठीक है। मिनिमम कंसंट्रेशन में या मिनिमम क्वांटिटी में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। अब कई बार क्या होती है जो डोज होती है, ठीक है, वो क्या होती है इस थेरापेटिक इफेक्टिव थेरापेटिक जो लेवल होता है उस टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर जाती है, डोज हाई हो जाती है जिसके कारण क्या होती है वो क्या करती है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और कई बार क्या होती है जो डोज होती है वो जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ठीक है, उस मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से भी कम रह जाती है तो जो उसको डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, जो उसको जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिक्वायर्ड है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग ली है, ठीक है, एंटीपायरेटिक जो कि फीवर को रिलीव करेगी, अब उसको जो उसकी कंसंट्रेशन है
वो जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उससे भी कम है, तो वो जो डिजायर्ड इफेक्ट था, वो डिजायर्ड इफेक्ट क्या था कि जो फीवर है उसको कम करना है, वो उस फीवर को कम नहीं कर पाई, वो डिजायर्ड जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। तो ये होता है थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक डोज वो डोज होती है जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम जो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस करती है, उसको कहते हैं थेराप्यूटिक डोज। ये थेराप्यूटिक डोज में अगर ये थेराप्यूटिक डोज बढ़ जाती है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करती है, टॉक्सिक लेवल बढ़ा देती है, टॉक्सिसिटी कॉज करती है। लेकिन अगर ये थेराप्यूटिक डोज है ये रिड्यूस हो जाए, कम हो जाती है, तो ये जो डिजायर्ड एक्शन, जो फार्माकोलॉजिकल डिजायर्ड एक्शन है वो प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया इसकी कुछ भी थेराप्यूटिक डोज क्या होती है। अब जो डोज होती है वो किस बेस पे हम जो प्रिस्क्राइबर है किस बेस पे जो डोज है वो प्रिस्क्राइब करता है, कोई भी फिजिशियन है कैसे एक पेशेंट को वो डोज देता है। इसमें जो ऑफिशियल डोजेस दी है फार्माकोपिया के अंदर कुछ क्वांटिटी दे रखी है कि अडल्ट को ओरली 24 आवर्स में कोई डोज है पर्टिकुलर, उसकी फ्रिक्वेंसी है वो मेंशन है, उसके बेस पे दी जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन कि पोस्टोलॉजी होती क्या है। ठीक है, और उसके बाद इसके बारे में बताया कि थेरेप्यूटिक डोज क्या होती है। ठीक है, पोस्टोलॉजी की बात करें, हमने पोस्टोलॉजी में पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है इंट्रोडक्शन में कि इट इज अ डोज और यू कैन आल्सो से दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, कि आपको पता है जो डोज है अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मार्केट में अवेलेबल होती है 500 mg की भी टेबलेट होती है, पर्टिकुलर एक ही डोजेस फॉर्म की। जैसे टैबलेट की बात करूँ, कोई एंटीपायरेटिक ड्रग ले ली, जैसे पीसीएम ले ली, तो उसमें क्या होता है वो 500 mg में भी है, 100 mg में भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर डोज किस पेशेंट को देनी है ये कौन डिसाइड करता है, फिजिशियन डिसाइड करता है। किस बेस पे डिसाइड करता है, कुछ फैक्टर जो मैंने आपको थोड़े बहुत फैक्टर्स की जनरल ब्रीफली आपको बताया है कि एज होती है, सीवियरिटी होती है, किस तरह की डिजीज है, किस तरह की फॉर्मुलेशन है। ठीक है, और ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रही। ठीक है, जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन सा है, इन सब बेसिस पे जो ये फैक्टर्स हैं उन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि डोज कितनी देनी है, किस पेशेंट को कितनी डोज हमने प्रोवाइड करनी है, कितनी डोज उसको देनी है। ठीक है, एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो पोस्टोलॉजी हो गया, इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम वन बाय वन करके इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये जो मैंने ब्रीफ में बताया यही फैक्टर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स की बात करें, जो इफेक्ट करते हैं डोज को, क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें हम वन करके फैक्टर स्टडी करेंगे। पहले तो ये आ जाता है जो ऑप्टिमम डोज है वो अपना डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट तो शो करती है, लेकिन जो थेरेपेटिक इफेक्ट है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का वो कैसे वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन में अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। जैसे बच्चा है, किसी पर्टिकुलर कोई भी एक ड्रग है वो अलग से रिस्पॉन्स करेगा, अडल्ट है वो उसको अलग से रिस्पॉन्स करेगा, ओल्ड एज है, ओल्ड एज पीपल है वो अलग से रिस्पॉन्स करेंगे, इन्फेंट अलग से। तो इसमें डिपेंड करता है, वेरी करता है, जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन। अब हम इसमें वन बाय वन करके फैक्टर स्टडी करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारा एज। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, जैसे एज आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, जेंडर आ जाता है। ठीक है, बॉडी वेट आ जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, और जैसे एडिटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, इडियोसिंक्रोनेसी आ जाती है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कि डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले हमारा फैक्टर है, हम पढ़ेंगे एज। ठीक है, अब जो एज है वो
फार्माकोकाइनेटिक को इफेक्ट करती है। वो किसको इफेक्ट करती है? डोज को और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, इसको इफेक्ट करती है। ये डिपेंड करता है कि कोई पर्सन उसमें मेटाबोलाइजिंग और एक्सक्रीशन ड्रग का कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो चिल्ड्रन होते हैं या ओल्ड एज पीपल होते हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वो इस सब चीज़ों को, उनमें टॉलरेंस उतनी नहीं होती, तो वो मेटाबोलाइजिंग और उसके अंदर जो ड्रग है उसका मेटाबोलाइजेशन, ठीक है, और एक्सक्रीशन पावर कम होती है कंपैरेटिव टू जो एडल्ट है उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इनमें टॉलरेशन पावर कम होती है, तो इनको डोज भी कैसी दी जाती है? कम डोज दी जाती है, क्योंकि ये एक्सक्रीशन नहीं कर पाते टाइमली उस तरह से, और ना ही ये उस तरह से ये मेटाबॉलिज्म भी इनका फास्ट नहीं होता, तो इसलिए इनमें डोज जो चाइल्ड चिल्ड्रन होते हैं या ओल्ड एज पीपल होती है उसमें कम होती है। लेकिन कुछ केस में ऐसा है कि जो चिल्ड्रन है उनकी हाई टॉलरेंस होती है, जैसे डिजिटैलिस और बेलाडोना का एग्जांपल लिया है, एक्सेप्शनल है डिजिटैलिस एंड बेलाडोना। ये ऐसी ड्रग है, इसमें जो चिल्ड्रन है उनका क्या होता है? हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो हाई रेट की होता है, तो ये ज्यादा डोज को भी टॉलरेट कर सकते हैं इन केस ऑफ चिल्ड्रन के केस में, ठीक है। अब हम बात करें अगर इन्फेंट्स की, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स की बात करते हैं, तो इन्फेंट में क्या होता है? जो उनका लिवर या किडनी होती है, ठीक है, लिवर और किडनी ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीशन, ड्रग की एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म के लिए, तो ये पूरे मैच्योर नहीं होते, ये इमेच्योर होती है, तो इनकी जो टॉलरेंस होती है वो भी कम होती है कंपैरेटिव टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसलिए जो इन्फेंट्स होते हैं उनकी जो डोज रिकमेंड की जाती है, उनको डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत लिटिल क्वांटिटी ड्रग, उनको लिटिल क्वांटिटी ऑफ डोज या क्वांटिटी बहुत कम दी जाती है इन्फेंट्स के केस में। ये हमारा हो गया फर्स्ट फैक्टर जिसको हम कहते हैं एज। एज से क्या होता है? डोज और फार्माकोलॉजिकल एक्शन को इफेक्ट करती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो फैक्टर है वो है बॉडी वेट। बॉडी वेट, ठीक है। बॉडी वेट की बात करें हम, तो बॉडी वेट भी डोज को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है? ये सबसे पहले ये मेन फैक्टर है बॉडी वेट, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? बॉडी वेट में ऐसा नहीं है कि आप किसी ओबीस पर्सन को इंक्लूड करें कि वो ओबीस पर्सन है तो उसको हाई डोज देनी है, ठीक है। कोई मलनरिश्ड पेशेंट है जिसमें क्या होता है न्यूट्रिशन पूरा नहीं है तो उसको कम डोज देनी है, चिल्ड्रन को कम डोज, इस तरह से नहीं। बॉडी वेट के अंदर जो वेट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, बॉडी का वेट कैलकुलेट करके, मतलब कि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे नहीं, उसका वेट कैलकुलेट करके उसकी डोज डिसाइड की जाती है, कंसंट्रेशन कितनी ड्रग दी जाए, ठीक है। क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ड्रग की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? साइज ऑफ पेशेंट। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ये किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट के साइज पे डिपेंड करती है। अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके हम डिटेक्ट करते हैं, अगर हैवी वेट है तो हाई डोज दी जाती है, अगर वेट कम है तो लो डोज दी जाती है, ठीक है। इसको ये फैक्टर नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें कि ओबेसिटी, कोई ओबेसिटी है किसी में, ठीक है, तो उसको हाई डोज दे दो, उस वे से नहीं, इसमें साइज में इसकी बॉडी वेट की कैलकुलेशन की जाती है। जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर आ जाता है, ये हमारे दो फैक्टर हो गए, थर्ड फैक्टर आ जाता है हमारा जेंडर, ठीक है। जेंडर से बात करते हैं हम मेल और फीमेल की। अब जो मेल और फीमेल्स होते हैं उनके जो बॉडी वेट होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। फिजिक जो उनका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिक होती है, वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है।
और जो फीमेल हैं उनके फिजियोलॉजिकल फिनोमिनाज अलग होते हैं कंपैरेटिव टू मेल्स के, ठीक है। अब जैसे डोज होती है, फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में जैसे डोज होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन पीरियड, वो डोज कम दी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं मे बी टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे परगेटिव्स तो इस टाइम में लैक्टेशन टाइम में और मेंस्ट्रुएशन टाइम में परगेटिव्स को तो अवॉइड ही किया जाता है। इस तरह से बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फीमेल्स को बहुत लो डोज दी जाती है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है, ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फिनोमिनास के कारण। तो ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर हो गया जिसको कहते हैं जेंडर के बेस पे डोज कैसे डिसाइड की जाती है। उसके बाद जो उसके फोर्थ फैक्टर है हमारा वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अब अलग अलग रूट्स होते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के, जैसे ओरल रूट के थ्रू, ठीक है, रेक्टल रूट के थ्रू या पेरेंटल रूट के थ्रू जो ड्रग है एडमिनिस्टर की जाती है। अब उससे कैसे डोज डिसाइड होगी? अगर ओरली कोई ड्रग दी जाती है तो उसमें क्या होता है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन वो एब्जॉर्प्शन नहीं होती डायरेक्टली ब्लड में, जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन नहीं होती क्योंकि उसको एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो उसमें जो डोज होती है रिक्वायर्ड वो हाई होती है एज कंपैरेटिव टू पेरेंटल, क्योंकि जो पेरेंटल रूट होता है उसमें डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जो भी एब्जॉर्प्शन है ड्रग की डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में होती है। वो जो ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है। तो ड्रग कहाँ रीच कर रही है? डायरेक्टली ब्लड में रीच कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो डोज है वो कम अमाउंट चाहिए इन पेरेंटल रूट में एज कंपैरेटिव टू ओरल रूट। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस बेस पे जो ड्रग है कितनी डोज देनी है, कितनी क्वांटिटी देनी है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताया 3-4 रूट्स अलग अलग होते हैं, जैसे ऑरल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया, पेरेंटल रूट हो गया, ठीक है। अब पेरेंटल रूट में वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन हो रही है उस ड्रग की, ठीक है, तो वो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन भी प्रोड्यूस करती है वो भी क्विक प्रोड्यूस करती है क्योंकि वो डायरेक्टली जा रही है। और ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरह का है। अगर मान लो पेशेंट कॉन्शियस ही नहीं है तो उसको ओरली तो नहीं दे सकते, और क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, जल्दी जो भी एक्शन है वो रिक्वायर्ड है, तब भी कैसे करेंगे हम? उसको पेरेंटल रूट से देंगे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, उसमें डोज जो चाहिए वो कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, क्योंकि ओरल रूट से देते हैं वो मेटाबॉलिज्म होके धीरे धीरे पहुंचती है तो उसमें डोज ज़्यादा रिक्वायर होती है, एब्जॉर्प्शन जब तक कि वो ब्लड में पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, ठीक है। ये हमारा हो गया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट है, ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को, ठीक है। बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही और फैक्टर्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में